हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी रॉकेट बॉयज सीजन 2 की, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रॉकेट बॉयज सीजन 2 वंस अगेन क्रिएटेड बाय निखिल लडवानी एंड रिटन स्क्रीन प्ले बाय अभय पन्नू। अगर आपको याद हो, इसका सीजन पिछले साल आया था और अभी सेकंड सीजन 16 मार्च को सोनी लिव पे आ चुका है। हमने इसका सेकंड सीजन 2 दिन पहले देखा और इसके 8 एपिसोड हैं, 2 दिन में देखे हमने। और इससे पहले सीजन 2 की बात हो तो हमें जो फर्स्ट सीजन की जो आखिरी एपिसोड था उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सीन है और एक इंपॉर्टेंट लाइन है, उसकी हमें याद आ गई, जिसमें ये देखा गया था कि कैसे डॉक्टर होमी बाबा जिम सर्व वो एक लेटर लिखते हैं विक्रम साराभाई को, इशफाक सिंह। और उस लेटर में एक वो इंपॉर्टेंट लाइन कहते हैं कि द टाइम हैज़ कम फॉर द ओल्ड टू मेक द वे फॉर न्यू। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में सीजन 2 का मैं अगर बयां करूं तो बेसिकली सीजन 2 इज़ ऑल अबाउट पासिंग द बैटन। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि ये एक नेचुरल पासिंग ऑन नहीं हो रहा है। इट्स ऑल लार्जली यहाँ पे कुछ ट्रेजेडीज होती है जिसके कारण वो बदलाव करना ज़रूरी है। और जो सबसे पहले ट्रेजेडी होती है वो है प्राइम मिनिस्टर नेहरू की निधन का ऑन 27 मई 1964। अब सीन कुछ ये है कि बाजू के कमरे में नेहरू जी की बॉडी पड़ी है, लेकिन उनकी जो बेटी है इंदिरा गांधी, जो ऑल्सो एक पॉलिटिशियन है, उनके पास वक्त भी नहीं है कि वो ठीक से 2 आंसू बहा सके। क्योंकि हालात कुछ इस तरह है कि कॉन्फ्रेंस रूम में इंदिरा जी को मोरारजी देसाई और बाकी कांग्रेस नेताओं ने घेर लिया है और वो उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि भले ही ये एक पर्सनल ट्रेजेडी है लेकिन देश को एक नया प्रधानमंत्री चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि इंदिरा जी शायद इनकी बातों में इनकी डिमांड्स पूरी कर लेंगी। उसी वक्त लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज आते हैं और वो कहते हैं कि ये प्रतिक्रिया को अभी रोक दो, ये सब बाद में करेंगे। इस समय इंदिरा गांधी एक ब्रेक लेती है, वो अपने कमरे में जाती है और उस दौरान डॉक्टर होमी बाबा इंदिरा जी से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि कि आप किसी की कुछ बात सुनो, मुझे पता है कि आपके पिताजी को क्या सक्सेशन को लेके उनकी क्या राय थी। तो ये माहौल है और और फिर इंदिरा जी वापस अपने कमरे में जाती है, कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है और फिर एक वो अहम डिसीजन लेती है जो मैं कहूँगा मोरारजी देसाई और उनकी टीम को नाराज़ कर देती है। 1 साल के बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और फिर से दुर्भाग्य से 1966 में ताशकंद में एक और बड़े इंपॉर्टेंट इंडियन लीडर की डेथ हो जाती है। जाहिर है ताशकंद का नाम दिया तो आपको पता ही चल गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बट दीज टू आर नॉट द ओनली डेथ्स। इसके आगे जाके जो इतिहास में हुआ है और भी इंपॉर्टेंट डेथ्स होती है, लेकिन जो भारत का सपना है वो न्यूक्लियर ड्रीम का, एक एटॉमिक पावर बनने का, वो रुकता नहीं है। तो बेसिकली आई थिंक अगर मैं सीजन 2 को समराइज करूँ तो इट्स लार्जली अबाउट डेथ्स, ड्रामा एंड डेस्टिनी। आई थिंक थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हमें गेम ऑफ थ्रोन से भी लगी, कुछ खासकर जो नेहरू जी के डेथ की सीन्स को देख के, कि कैसे एक व्यक्ति, इंपॉर्टेंट व्यक्ति, उनकी डेथ हो गई है और फिर एक सक्सेसर ढूंढना है। लेकिन जितने भी दावेदार होते हैं, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा, वो एकदम से क्या गम है उन सबको भूल के सब अपनी दावेदारी करने लग जाते हैं। तो खैर यही तो आई थिंक रियलिटी है। वो तो खैर फिर भी गेम ऑफ थ्रोन्स एक फिक्शन है, दिस इज बेसिकली इंडियाज हिस्ट्री। सो ओवरऑल मैं कहूँगा सीजन 2 इज लार्जली अबाउट पासिंग द बैटन, और ये सिर्फ पॉलिटिकल या साइंटिफिक लेवल पे नहीं, बल्कि समवेयर अराउंड द लाइन, इवन इन टर्म्स ऑफ द पर्सनल स्टोरीज, वहाँ पे भी मैं कहूँगा कि द कैरेक्टर्स दे मूव ऑन एंड इमर्ज स्ट्रॉन्गर। जिम साहब ऑब्वियसली वो बहुत ही बेहतर एक्टर है, और उन्हें इतना शायद क्रेडिट मिलता नहीं है। सीजन 1 में उन्होंने कमाल का काम किया था और वो कहना पड़ेगा सेम काम उन्होंने सीजन 2 में भी किया है। हाँ, उनके कैरेक्टर से जो कहूँगा एक उम्र के साथ एक वेयर एंड टेयर दिखता है। मे बी शायद वो सेंस ऑफ ह्यूमर इतना देखने को नहीं मिलता, वो जो एग्रेशन पहले सीजन में था, बिकॉज हालात कुछ ऐसे हैं कि वो अक्सर ज़्यादातर ही स्टेज टू हिमसेल्फ। और फिर भी आई थिंक जिम जो एज डॉक्टर होमी बाबा ही स्टिल ट्राइज टू ट्री पॉजिटिव फॉर मच ऑफ सीजन 2। बात करें जिम इशफाक सिंह की एज विक्रम साराभाई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उनका उनकी मतभेद हो गई थी एटॉमिक बॉम्ब को लेके डॉक्टर होमी बाबा के साथ। और विक्रम साराभाई यहाँ पे वो उनका जो सपना है कि भारत को एक उन्हें उनकी पहली सैटेलाइट लाना, इस चीज़ के लिए वो नासा से कोलैबोरेट भी करते हैं। लेकिन सीजन 2 में जो कहूँगा कि जो उनका पर्सनल स्पेस है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, और जहाँ पे कैसे विक्रम साराभाई वो अपने जो उनके फैमिली में जो दरार आई थी उसको मिटाने में सक्षम होते हैं। अब ये कैसे होता है ये तो खैर जब सीरियल देखेंगे आपको पता चलेगा। बस इतना कहूँगा कि सीजन 2 में जो मृणाली देसाई है विक्रम साराभाई की वाइफ, वो ऑब्वियसली उनके मन में जो खटास रहती है वो इस चीज़ का इजहार करती है, नॉट थ्रू वर्ड्स बट थ्रू हर आर्ट फॉर्म। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट एक्सप्रेशन। जब आप देखेंगे कैसे वो एक भरतनाट्यम या मेरे ख्याल से उड़ीसी डांस द्वारा वो अपने हाल दिल का बयान करती है। और कहूँगा कि आई थिंक इशफाक और जिम ने तो बहुत अच्छा काम किया ही है। हाँ, ये है कि मे बी शायद इशफाक सिंह की जो उम्र है उतनी नहीं है,
जितनी वो प्ले कर रहे हैं सेकंड सीजन में, और तो मे भी शायद थोड़ा बहुत सफ़ेद बाल उनके किए जा सकते थे। सेम गोज आई थिंक फॉर हिज वाइफ नॉर्मली प्लेड बाय रेगिना कसांड्रा, जिन्हें सीजन 2 में हमने एक बार भी शायद उनका कोई सफ़ेद बाल देखा नहीं। खैर वो तो सब छोटी सी चीज़ है, लेकिन कहना पड़ेगा सीजन 2 बिलोंग्स टू द लेडीज, यू नो द 3 की लेडीज इन द लाइव्स ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। सबसे पहले ऑब्वियसली इसमें मृणालिनी साराभाई है, रेगिना कसांड्रा, और फिर है सबा आज़ाद हु प्लेज पेप्सी, हु वाज वंस द लव इंटरेस्ट ऑफ डॉक्टर होमी भाभा। सीजन 2 इन दोनों को एक्टर्स को मौका देता है, इनमें बहुत हुनर है और इन्हें मौका देता है कि ये अपनी छवि छोड़ सके। अगर आप देखा जाए कि जो इतिहास है इंडिया के न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब को लेकर, तो मे भी शायद ये चीज़ तो 3-4 एपिसोड में इसे रैप अप किया जा सकता था, बट क्योंकि वेब सीरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है 6 या मिनिमम 6 या 8 एपिसोड्स की, और यहाँ पे 8 एपिसोड है, तो शायद ऑब्वियसली राइटर और डायरेक्टर ने सोचा कि क्यों ना सीरीज़ को थोड़ा स्ट्रेच किया जाए बाय फोकसिंग ऑन द पर्सनल स्पेसेस। और यहाँ पे कहना पड़ेगा कि रेगिना और सबा आज़ाद ने बिल्कुल मौके पे चौका मारा है। सबा आज़ाद के इतने सीन भले ना हो, लेकिन जो भी उनके सीन है सीजन 2 में वो काफ़ी ही इम्पैक्टफुल है। एक और लेडी की महिला की बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, वो है चारू शंकर, वो प्लेज द कैरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी। और ये कहना पड़ेगा कि इतने सालों में जो हमने ढेर सारे इंदिरा गांधी के पोर्ट्रेयल देखे, ये उससे थोड़ा हटके है, और इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर है इट इज़ आई वुड से थोड़ा लिटिल हेजिटेंट टू बिगिन विद, इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, बट 2-3 साल में ही ये पॉलिटिक्स समझ जाती है। और फिर जो इनकी एक बॉडी लैंग्वेज है चारू की, वो बहुत ही लाजवाब है। वो ज़्यादा शब्दों बात नहीं करती, शी बिलीव्स ऑब्वियसली इन वर्क, और वो बहुत ही, ये कहूँगा कि शी इज़ वेरी कीन कि इंडिया अपना एटॉमिक पावर बने। लेकिन इसके अंदर काफ़ी बाधाएं हैं, और जो सबसे बड़ी बाधाएं हैं इसके अंदर वो है कि एंटी अमेरिकनिज्म, कि कैसे CIA की बुरी नज़र है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। इस चीज़ में ऑब्वियसली जो विदेशी एक्टर है जो उस समय के CIA एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, रॉबर्ट क्रॉली, उनका काम फर्स्ट सीजन में भी अच्छा था, और सेकंड सीजन में उन्हें बिल्कुल खुल के मौका मिलता है अपना हुनर दिखाने का। हाँ, बस ये है कि आई थिंक अमेरिकन को ज़्यादा एंटेगनाइज नहीं कर सकते, और मैं कहूँगा कि वहीं पे जो डॉक्टर साराभाई और जो नासा के बीच में जो एक कोलैबोरेशन है, कहीं ना कहीं शायद ये उस एंटी अमेरिकनिज्म को थोड़ा बैलेंस करती है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक वंस अगेन रॉय कपूर फिल्म्स एमे एंटरटेनमेंट हैव मैनेज्ड टू गिव अ वेरी एंगेजिंग साइंस थ्रिलर, और इसकी जो सबसे खूबी वही है सेकेंड सीजन की, भले ही कितने ही आपको सेटबैक्स हो, लेकिन जो मेन मिशन है उसे अकम्प्लीच करना है। ये भले ही ऑब्वियसली जो हमारे प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं उनके लाइफ टाइम में ना हुआ, बट इतिहास जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है कि 18 मई 1974 को क्या हुआ था। बस ये कहूँगा कि चाहे वो हमारे प्रोटैगनिस्ट हो विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी भाभा, आगे जाके डॉक्टर APJ कलाम, डॉक्टर राजा रमन्ना, ये सीरीज़ उन सभी को एक ट्रिब्यूट देती है। और ये इतना कहूँगा कि बस it's thanks to you Rocket Boys, we owe our mother nation and the Buddha owes the smile to you। रही बात रेटिंग की, तो हम इसे देते हैं 5 में से 3.5 स्टार्स।